पिनैकल 26,000 जीके इकोनॉमिक्स पार्ट 6। इसमें पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, केंद्रीय समस्या और योजना। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय समस्याएं और योजना है उसके बारे में। सरकारी सेवा या संपत्ति का निजी क्षेत्र में स्थानांतरण कहलाता है निजीकरण। सरकारी सेवा या संपत्ति का निजी क्षेत्र में स्थानांतरण यह कहलाता है निजीकरण। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच का कम होना संभावित परिणाम है निजीकरण का। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच का कम होना यह संभावित परिणाम है निजीकरण का। योजना आयोग 2011 से 12। योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है छत्तीसगढ़ में। योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था छत्तीसगढ़ में। योजना आयोग 2011-12 के अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत था 21.81%। योजना आयोग 2011-12 के अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत था 21.81%। योजना आयोग 2011-12 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम है गोवा 5.09%। गरीबी रेखा से रहने वाले सबसे कम प्रतिशत है गोवा का 5.09%। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकरण की नीति को नई आर्थिक नीति के रूप में घोषित किया गया प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकरण की नीति को नई आर्थिक नीति के रूप में घोषित किया गया प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा। नई आर्थिक नीति पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा पेश की गई थी 1991 में। नई आर्थिक नीति पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा पेश की गई थी 1991 में। अधिकांश वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस समाप्त करने की नीति रूप है उदारीकरण का। अधिकांश वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस समाप्त करने की नीति जो है वह क्या है, उदारीकरण का नीति है। लोहा और इस्पात, वायु परिवहन और खनिज तेल को औद्योगिक नीति 1956 में सूचीबद्ध किया गया था अनुसूची ए के अंतर्गत। लोहा और इस्पात, वायु परिवहन और खनिज तेल को औद्योगिक नीति 1956 में सूचीबद्ध किया गया था अनुसूची ए के अंतर्गत। भारत ने मध्यम से उच्च प्रौद्योगिकी सामग्री वाले उद्योगों में अपने तुलनात्मक लाभ में सुधार किया व्यापार उदारीकरण के माध्यम से। भारत ने मध्यम से उच्च प्रौद्योगिकी सामग्री वाले उद्योगों में अपने तुलनात्मक लाभ में सुधार किया व्यापार उदारीकरण के माध्यम से। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, सर विलियम गोल्ड द्वारा। हरित क्रांति शब्द जो है वो सर विलियम गोल्ड द्वारा गढ़ा गया था। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान किसके द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जो सर्वेक्षण किया जाता है उसी पे आधारित होता है। भारत में गरीबी रेखा अनुमान जो है वो एनएसओ द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कितना है, 6.7%। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.7%। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों यानी PSUs में विनिवेश एक प्रक्रिया है निजीकरण की। PSUs में विनिवेश जो है वह एक निजीकरण की प्रक्रिया है।
प्रवासन के कारणों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। प्रवासन के कारणों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला पुल फैक्टर और दूसरा पुश फैक्टर। वे कारक जो लोगों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करते हैं उसको पुश फैक्टर कहते हैं। वे कारक जो लोगों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करते हैं उनको पुश कारक कहते हैं। नौकरियां या अवसरों की कमी, खराब चिकित्सा देखभाल, गरीबी और युद्ध और राजनीतिक संघर्ष। नौकरियां या अवसरों की कमी, खराब चिकित्सा देखभाल, गरीबी और युद्ध और राजनीतिक संघर्ष के उदाहरण है पुश फैक्टर। ये सब जो है उदाहरण है पुश फैक्टर के। वे कारक जो लोगों को किसी नए स्थान पर बसने के लिए आकर्षित करते हैं उनको पुश कारक कहते हैं। वे कारक जो लोगों को किसी नए स्थान पर बसने के लिए आकर्षित करते हैं उनको पुश कारक कहते हैं। बेहतर रोजगार के अवसर, बेहतर शैक्षिक अवसर और उच्च जीवन स्तर, ये सब जो है वो उदाहरण है पुल फैक्टर। बेहतर रोजगार के अवसर, बेहतर शैक्षिक अवसर और उच्च जीवन स्तर, ये सब जो है वो उदाहरण है पुल फैक्टर के। एनएसओ द्वारा एकत्रित गरीबी पर आंकड़ों को सार्वजनिक करता है नीति आयोग। एनएसओ द्वारा एकत्रित गरीबी पर आंकड़ों को सार्वजनिक करता है नीति आयोग। न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर राष्ट्रीय योजना समिति 1938 द्वारा सुझाई गई गरीबी रेखा की सीमा है 15 से 20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह। न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर राष्ट्रीय योजना समिति 1938 द्वारा सुझाई गई गरीबी रेखा की सीमा है 15 से 20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को वर्गीकृत किया कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं उन्हें जाना जाता है स्वरोजगार के रूप में। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं उन्हें जाना जाता है स्वरोजगार के रूप में। जो लोग नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और बाहर होते रहते हैं उन्हें कहा जाता है चक्रीय निर्धनता। जो लोग नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और बाहर होते रहते हैं उन्हें कहा जाता है चक्रीय निर्धनता। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा जो है वो प्रस्तुत की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारत में बेरोजगारी को किसके द्वारा निर्धारित तरीकों का उपयोग करके मापा जाता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी एनएसएसओ द्वारा। भारत में बेरोजगारी को एनएसएसओ द्वारा निर्धारित तरीकों का उपयोग करके मापा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी प्रचलित हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी ये जो है वो प्रचलित है ग्रामीण क्षेत्रों में। साल के कुछ महीनों में जब श्रम की मांग सामान्य से कम होती है तो लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है, उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। साल के कुछ महीनों में जब श्रम की मांग सामान्य से कम होती है तो लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है, उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव पारित किया गया था वर्ष 1948 में। पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था वर्ष 1948 में। बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है औद्योगिक विकास से। बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है किससे? औद्योगिक विकास से। जब वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है तो वह होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है तो वह होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी।
1991 में भारत में भुगतान संतुलन में संकट के कारण शुरुआत हुई आर्थिक सुधारों की। 1991 में भारत में भुगतान संतुलन में संकट के कारण शुरुआत हुई आर्थिक सुधारों की। अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियां सबसे अधिक सुरक्षित है गरीबी से, असुरक्षित है गरीबी से। अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियां सबसे अधिक असुरक्षित है गरीबी से। किसी परिवार की आय बुनियादी जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो इसे पूर्ण गरीबी कहते हैं। किसी परिवार की आय बुनियादी जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो इसे पूर्ण गरीबी कहते हैं। भारतीय खाद्य निगम किसानों से खाद्यान्न खरीदता है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर। भारतीय खाद्य निगम जो है वह किसानों से खाद्यान्न खरीदता है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर। सरकार की लाइसेंस नीति का उद्देश्य था क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना। सरकार की लाइसेंसिंग नीति जो था उसका उद्देश्य था क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना। 1991 की औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह द्वारा पेश की गई थी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान। 1991 की औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह द्वारा पेश की गई थी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार एमआरटीपी अधिनियम पारित किया गया था 1969 में। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम पारित किया गया था 1969 में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे कम गरीबी किस राज्य में थी? केरल में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे कम गरीबी जो है वह केरल में थी। 2008 के वित्तीय संकट के कारण भारत में बेरोजगारी में वृद्धि उदाहरण था संरचनात्मक बेरोजगारी का। 2008 के वित्तीय संकट के कारण भारत में बेरोजगारी में वृद्धि उदाहरण था संरचनात्मक बेरोजगारी का। भारत के प्रमुख व्यवसायी जेआरडी टाटा और जीडी बिड़ला ने बॉम्बे प्लान तैयार किया 1944 में। भारत के प्रमुख व्यवसायी जेआरडी टाटा और जीडी बिड़ला ने बॉम्बे प्लान कब तैयार किया था? 1944 में। जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है तो इसे कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी। जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है तो इसे कहते हैं क्या? मौसमी बेरोजगारी। भारत में गरीबी रेखा की गणना की जाती है खपत की गई कैलोरी के आधार पर। भारत में गरीबी रेखा की गणना जो है वो की जाती है खपत की गई कैलोरी के आधार पर। 1991 में आर्थिक सुधार नीतियों की शुरुआत के बाद किस क्षेत्र में औद्योगिक लाइसेंसेस को समाप्त नहीं किया गया था? सिगरेट क्षेत्र में। 1991 में आर्थिक सुधार नीतियों की शुरुआत के बाद किस क्षेत्र में औद्योगिक लाइसेंसेस को समाप्त नहीं किया गया था? वो है सिगरेट क्षेत्र में। 2011-12 में भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत था 21.9%। 2011-12 में भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत था 21.9%। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया 3 श्रेणियों में। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया 3 श्रेणियों में। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार प्रथम श्रेणी के उद्योगों का स्वामित्व, नियंत्रण और विकास किया जाएगा राज्य द्वारा। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार प्रथम श्रेणी के उद्योगों का स्वामित्व, नियंत्रण और विकास किया जाएगा राज्य द्वारा।
3 वर्षीय विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी 1996-97 के केंद्रीय बजट द्वारा। 3 वर्षीय विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी 1996-97 के केंद्रीय बजट द्वारा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा। मौसमी बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। मौसमी बेरोजगारी जो है वो मुख्य रूप से पाई जाती है कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में। शिक्षित बेरोजगार लोग मुख्य रूप से पाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। शिक्षित बेरोजगार लोग जो है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं शहरी क्षेत्रों में। मौसमी बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। बेरोजगारी कम करने के लिए उच्च फसल तीव्रता वांछनीय है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। बेरोजगारी कम करने के लिए उच्च फसल तीव्रता अवांछनीय है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। वांछनीय है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। बेरोजगारी कम करने के लिए उच्च फसल तीव्रता वांछनीय है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। मासिक प्रति व्यक्ति व्यय का उल्लेख किया जा सकता है गरीबी के आकलन में। मासिक प्रति व्यक्ति व्यय का उल्लेख किया जा सकता है गरीबी के आकलन में। भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुमानित थी 1,000 रुपया। भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुमानित थी 1,000 रुपया। 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा प्रति माह प्रति व्यक्ति 816 रुपया अनुमानित की गई थी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में। 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा जो है वो प्रति माह प्रति व्यक्ति 816 रुपया अनुमानित की गई थी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में। शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण बेरोजगारी उत्पन्न हुई। शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण बेरोजगारी उत्पन्न हुई। शिक्षित बेरोजगारी। बाजार में उपलब्ध नौकरियों और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी। बाजार में उपलब्ध नौकरियों और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी। ऐसे लोगों की संख्या जो या तो कार्यरत हैं या बेरोजगार हैं लेकिन सक्रिय रूप से काम की तलाश में हैं, वो क्या कहलाते हैं? श्रम बल। ऐसे लोगों की संख्या जो या तो कार्यरत हैं या बेरोजगार हैं लेकिन सक्रिय रूप से काम की तलाश में हैं, वे कहलाती हैं श्रम बल। भारत में बेरोजगारी दर की गणना की जाती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। भारत में बेरोजगारी दर की गणना जो है वो की जाती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा यानी NSO द्वारा। भारत में व्यावसायिक संरचना और बेरोजगारी को दर्शाया जाता है कार्य भागीदारी दर से। भारत में व्यावसायिक संरचना और बेरोजगारी को दर्शाया जाता है कार्य भागीदारी दर से। 1979 में ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा के बेंचमार्क के रूप में निर्धारित न्यूनतम उपभोग व्यय प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना था? 49.09 रुपया। 1979 में ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा के बेंचमार्क के रूप में निर्धारित न्यूनतम उपभोग व्यय जो था वह प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना रुपया था? 49.09 रुपया। भारत में गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित संगठन है नीति आयोग। भारत में गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित संगठन है नीति आयोग। किसी अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण होती है चक्रीय बेरोजगारी। किसी अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण चक्रीय बेरोजगारी होती है। व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है प्रच्छन्न बेरोजगारी में। व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है प्रच्छन्न बेरोजगारी में।
मुद्रास्फीति उत्पन्न किए बिना एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था द्वारा बनाए रखा जा सकने वाला न्यूनतम बेरोजगारी स्तर है प्राकृतिक बेरोजगारी। मुद्रास्फीति उत्पन्न किए बिना एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था द्वारा बनाए रखा जा सकने वाला न्यूनतम बेरोजगारी स्तर है प्राकृतिक बेरोजगारी। बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रम बल गुना 100 ज्ञात करने का सूत्र है बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर निकालना है तो बेरोजगार श्रमिक बटा कुल श्रम बल गुना 100। किसानों का व्यवसाय एक प्रकार का क्या है? मौसमी बेरोजगारी है। किसानों का व्यवसाय जो है वह एक प्रकार का मौसमी बेरोजगारी है। वास्तविक मजदूरी बेरोजगार को जाना जाता है। वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी को जाना जाता है शास्त्रीय बेरोजगारी के रूप में। वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी को जाना जाता है शास्त्रीय बेरोजगारी के रूप में। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। एक उच्चतर गिनी सूचकांक दर्शाता है आय वितरण में असमानता। गिनी सूचकांक जो है वो क्या दर्शाता है? आय वितरण में असमानता। बीपीएल सीमा आय से संबंधित एक आर्थिक बेंचमार्क है। बीपीएल का अर्थ होता है गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन। जब श्रमिक अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं तो उसे कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। जब श्रमिक अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है खोज बेरोजगारी को। घर्षणात्मक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है खोज बेरोजगारी। लंबे समय तक चलने वाली बेरोजगारी कहलाती है दीर्घकालिक बेरोजगारी। लंबे समय तक चलने वाली बेरोजगारी कहलाती है दीर्घकालिक बेरोजगारी। बीजों के प्रकार जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उच्च उपज देने वाली किस्म कहलाती है। बीजों के प्रकार जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उच्च उपज देने वाली किस्म HY भी कहलाती है। एक व्यवसाय मॉडल जो कंपनियों और व्यक्तियों को इंटरनेट पर चीज़ें खरीदने और बेचने की सुविधा देता है ई कॉमर्स कहलाता है। एक व्यवसाय मॉडल जो कंपनियों और व्यक्तियों को इंटरनेट पर चीज़ें खरीदने और बेचने की सुविधा देता है ई कॉमर्स कहलाता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO रोजगार और सर्वेक्षण आयोजित करता है बेरोजगारी पर। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO जो है वो रोजगार और सर्वेक्षण आयोजित करता है बेरोजगारी पर। 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान किया गया था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 द्वारा। 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान किया गया था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 द्वारा। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में 1991 को कहा जाता है विभाजन का वर्ष। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में 1991 को कहा जाता है विभाजन का वर्ष। भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया वर्ष 1952 में। भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया वर्ष 1952 में। स्वयं सहायता समूह संरक्षण करता है ऋण वसूली का। स्वयं सहायता समूह जो है वह संरक्षण करता है ऋण वसूली का। भारत में लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य है क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना। भारत में लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य है क्षेत्रीय समानता में को बढ़ावा देना। ग्रामीण भारत में 2011-12 में गरीबी अनुपात घटकर हो गया
30.9%। गरीबी अनुपात जो है वो 2011-12 में घटकर हो गया कितना, 30.9%। गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का अनुपात है गरीबी अनुपात या कुल संख्या अनुपात। गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का अनुपात है गरीबी अनुपात या कुल संख्या अनुपात। शहरी भारत में 2011-12 में गरीबी अनुपात घटकर हो गया 26.4%। शहरी भारत में 2011-12 में गरीबी अनुपात घटकर हो गया 26.4%। सार्वजनिक उपक्रमों की विनिवेश आय से प्राप्त धन को चैनलाइज करने के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष बनाया गया था 2005 में। सार्वजनिक उपक्रमों की विनिवेश आय से प्राप्त धन को चैनलाइज करने के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष बनाया गया था 2005 में। 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का अनुमानित प्रतिशत है 25.7%। 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का अनुमानित प्रतिशत है 25.7%। भारत में गरीबी के आंकड़ों 2011-12 के अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत था 21.81%। भारत में गरीबी के आंकड़े 2011-12 के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत था गोवा में। अंत्योदय अन्न योजना AAY अंत्योदय अन्न योजना को सरकार द्वारा शुरू किया गया था गरीबी से लड़ने के लिए। अंत्योदय अन्न योजना जो है वो गरीबी से लड़ने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया था। शहरी क्षेत्रों में अधिकतर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार है शिक्षित बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार है शिक्षित बेरोजगारी। गरीबी रेखा आय स्तर के आधार पर गरीबी को मापती है उपभोग व्यय। गरीबी रेखा आय स्तर के आधार पर गरीबी को मापती है उपभोग व्यय। कृषि के अलावा वैकल्पिक रोजगार के अवसरों का अभाव, निरक्षरता, पूंजी की कमी का कारण होता है ग्रामीण गरीबी का कारण होता है कृषि के अलावा वैकल्पिक रोजगार के अवसरों का अभाव, निरक्षरता और पूंजी की कमी। 2009 में गरीबी का आकलन करने के लिए एक समिति बनाया गया था जिसका नाम था तेंदुलकर समिति। 2009 में गरीबी का आकलन करने के लिए तेंदुलकर समिति बनाया गया था। शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 2011-12 में कितना था, 13.7%। शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत था 13.7%। जनसंख्या से पहले के वर्ष में 6 महीने से कम का रोजगार था सीमांत रोजगार। जनगणना से पहले के वर्ष में 6 महीने से कम का रोजगार है सीमांत रोजगार। धीमी आर्थिक वृद्धि, श्रम शक्ति में वृद्धि, बुनियादी ढांचे के विकास में कमी का कारण होता है बेरोजगारी। धीमी आर्थिक वृद्धि, श्रम शक्ति में वृद्धि, बुनियादी ढांचे के विकास में कमी का कारण होती है बेरोजगारी। विपणन सत्र 2021-22 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए MSP में वृद्धि की सिफारिश की गई स्वामीनाथन आयोग द्वारा। विपणन सत्र 2021-22 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए MSP में वृद्धि की सिफारिश की गई स्वामीनाथन आयोग द्वारा। MSP की प्रणाली सबसे पहले गेहूं के लिए शुरू की गई थी कब, 1966-67 में। MSP की प्रणाली सबसे पहले गेहूं के लिए शुरू की गई थी 1966-67 में। EWS श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपया से कम है। EWS श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय जो है वो 8 लाख रुपया से कम है।
नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। 1996 में स्थापित उद्योग मंत्रालय के विनिवेश आयोग के अध्यक्ष थे जी.वी. रामकृष्ण। 1996 में स्थापित उद्योग मंत्रालय के विनिवेश आयोग के अध्यक्ष थे जी.वी. रामकृष्ण। उपलब्धता, अभिगम्यता, उपयोगिता और स्थिरता, ये 4 विशेषताएं हैं खाद्य सुरक्षा की। उपलब्धता, अभिगम्यता, उपयोगिता और स्थिरता, ये 4 विशेषताएं हैं खाद्य सुरक्षा की। पीडीएस लक्षित उपभोक्ताओं के लिए टीपीडीएस बन गया था 1997 में। पीडीएस जो है वो टीपीडीएस बन गया था 1997 में। पीडीएस की परिकल्पना उपभोक्ताओं की मदद के लिए एक मूल्य समर्थन कार्यक्रम के रूप में की गई थी 1967 में। पीडीएस की परिकल्पना जो है वो उपभोक्ताओं की मदद के लिए एक मूल्य समर्थन कार्यक्रम के रूप में की गई थी 1967 में। 1967 में भारत में पेट्रोल की कीमतों को उदारीकृत और विनियंत्रित कर दिया गया था जून 2010 में। भारत में पेट्रोल की कीमतों को उदारीकृत और विनियंत्रित कर दिया गया था जून 2010 में। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित और स्थिर थी। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो अल्प विकसित और स्थिर थी। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गठित समिति थी करवे समिति 1955। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गठित समिति थी करवे समिति 1955। भारत सरकार ने 2014 में औद्योगिक लाइसेंस की वैधता 3 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 7 वर्ष। भारत सरकार ने 2014 में औद्योगिक लाइसेंस की वैधता 3 वर्ष से बढ़ा करके 7 वर्ष कर दी थी। भारत का पहला औद्योगिक नीति संकल्प घोषित किया गया था 1948 में। भारत का पहला औद्योगिक नीति संकल्प घोषित किया गया था 1948 में। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम लागू किया गया था कब? 2003 में। FRBM अधिनियम लागू किया गया था 2003 में। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP प्रभावी हुआ था 1970 में। MRTP जो है वो प्रभावित हुआ था 1970 में। औद्योगिक नीति 1973 के अनुसार निजी क्षेत्र को कुल कितनी संपत्ति होने पर ही लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी? 20 करोड़ रुपए या उससे अधिक। औद्योगिक नीति 1973 के अनुसार निजी क्षेत्र को कुल 20 करोड़ संपत्ति होने पर ही लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। भारत में कॉरपोरेट घरानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला वाणिज्यिक पत्र यानी CP प्रस्तुत किया गया था 1990 में। भारत में कॉरपोरेट घरानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला वाणिज्यिक पत्र प्रस्तुत किया गया था 1990 में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी 1991 में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की गई थी 1991 में। भारत के लिए जो आर्थिक योजना जनवरी 1944 में उद्योगपतियों और तकनीशियनों के एक समूह द्वारा प्रस्तावित की गई थी वो था बॉम्बे प्लान। भारत के लिए जो आर्थिक योजना जनवरी 1944 में उद्योगपतियों और तकनीशियनों के एक समूह द्वारा प्रस्तावित की गई थी वह था बॉम्बे प्लान। भारत में एक आर्थिक योजना पीपुल्स प्लान 1945 तैयार की गई थी MN राय द्वारा।
भारत में एक आर्थिक योजना यानी पीपुल्स प्लान 1945 में तैयार किया गया था एम.एन. राय द्वारा। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली भारत के हैं 8 प्रमुख उद्योग। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली, ये सब भारत के 8 प्रमुख उद्योग हैं। सरकार अनिवार्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है 22 फसलों के लिए। सरकार जो है वो अनिवार्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है 22 फसलों के लिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम्य मूल्य निर्गम्य मूल्य दर्शाता है बाजार मूल्य से कम कीमत। निर्गम्य मूल्य जो है वो बाजार मूल्य से कम कीमत दर्शाता है। गरीबी की पहचान जीवन यापन की लागत के आधार पर की गई थी तेंदुलकर समिति द्वारा गरीबी की पहचान जीवन यापन की लागत के आधार पर की गई थी। रंगराजन समिति 2014 एक शहरी गरीब को परिभाषित करती है जिसका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय है 1407 रुपये से कम। रंगराजन समिति 2014 के अनुसार शहरी गरीब कौन है? जिनकी मासिक वेतन 1407 रुपये से कम है। भारत सरकार द्वारा बनाया गया बफर स्टॉक है खाद्यान्न भंडार। भारत सरकार द्वारा बनाया गया बफर स्टॉक जो है वह है खाद्यान्न भंडार। गरीबी पलायन का एक महत्वपूर्ण कारण है अकुशल श्रमिक। गरीबी पलायन का एक महत्वपूर्ण कारण है अकुशल श्रमिक। 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुमानित की गई थी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुमानित की गई थी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुमानित की गई थी शहरी क्षेत्रों के लिए। 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुमानित की गई थी शहरी क्षेत्रों के लिए। 2009-10 में गरीबी रेखा 673 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुमानित की गई थी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। 2009-10 में गरीबी रेखा 673 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुमानित की गई थी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार उद्योगों को वर्गीकृत किया गया था 3 श्रेणियों में। प्रत्येक देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सांख्यिकीय उपकरण है मानव विकास सूचकांक। प्रत्येक देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सांख्यिकीय उपकरण है मानव विकास सूचकांक। 1948 का औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार आधिकारिक तौर पर प्रलेखित किया गया था 6 अप्रैल को। 1948 का औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार आधिकारिक तौर पर प्रलेखित किया गया था 6 अप्रैल को। वर्ष 2016 में नोट बंद किए गए थे 500 रुपया और 1000 रुपया के। गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा के लिए 2012 में गठित समिति थी रंगराजन समिति। गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा के लिए 2012 में गठित समिति जो थी वो थी रंगराजन समिति। पहली बार रुपए का लगभग 37% अवमूल्यन हुआ वर्ष 1966 में। पहली बार रुपए का लगभग 37% अवमूल्यन हुआ वर्ष 1966 में। विपरीत स्थिति द्वारा निवेश में घाटे की भरपाई करने के लिए नियोजित जोखिम प्रबंधन रणनीति है हेजिंग। विपरीत स्थिति द्वारा निवेश में घाटे की भरपाई करने के लिए नियोजित जोखिम प्रबंधन रणनीति है हेजिंग।
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन किया गया कब? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की अनुशंसा की जाती है कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा। एमएसपी भारत में एमएसपी की अनुशंसा की जाती है कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में गरीब लोगों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है बिहार। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में गरीब लोगों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है बिहार। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित किया जाता है कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग द्वारा। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी घोषित किया जाता है कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग द्वारा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी की गणना और प्रकाशन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी की गणना और प्रकाशन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष है 2011-12। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष है 2011-12। न्यूनतम मजदूरी अधिनियमित किया गया था 1948 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियमित किया गया था कब? 1948 में। 2011-12 में ग्रामीण भारत के प्रति व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा निर्धारित की गई थी 816 रुपये प्रति माह। 2011-12 में ग्रामीण भारत के प्रति व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा निर्धारित की गई थी 816 रुपये प्रति माह। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण विनियमित करने के लिए बनाया गया था रियल एस्टेट क्षेत्र को। जब किसी कार्य में अपेक्षित संख्या से अधिक लोग संलग्न होते हैं तो उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब किसी कार्य में अपेक्षित संख्या से अधिक लोग संलग्न होते हैं तो उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में भूख और कुपोषण संकेत देते हैं खाद्य सुरक्षा का। भारत में भूख और कुपोषण संकेत देते हैं खाद्य असुरक्षा का। उचित मूल्य की दुकानें संबंधित है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। उचित मूल्य की दुकानें जो है वो संबंधित है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। एसईजेड का अर्थ है विशेष आर्थिक क्षेत्र। एसईजेड का अर्थ है विशेष आर्थिक क्षेत्र। श्रमजीवी जनसंख्या में कितनी आयु तक के लोग शामिल हैं? 15 वर्ष से 59 वर्ष। श्रमजीवी जनसंख्या में कितने आयु तक के लोग शामिल हैं? 15 वर्ष से 59 वर्ष। व्यापार चक्र के कारण उत्पन्न बेरोजगारी, जहां मंदी के दौरान बेरोजगारों की संख्या बढ़ती है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि के साथ घटती है, यह कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी। व्यापार चक्र के कारण उत्पन्न बेरोजगारी, जहां मंदी के दौरान बेरोजगारी की संख्या बढ़ती है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि के साथ घटती है, यह कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण नौकरियों का हनन, यह कहलाता है तकनीकी बेरोजगारी। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण नौकरियों का हनन, यह कहलाता है तकनीकी बेरोजगारी। गिनी गुणांक या गिनी अनुपात। गिनी गुणांक या गिनी अनुपात संबंधित है आय असमानता से। गिनी गुणांक या गिनी अनुपात संबंधित है आय असमानता से। लॉरेंज वक्र जो है वो इंगित करता है आय के वितरण में असमानता। लॉरेंज वक्र जो है वह इंगित करता है आय के वितरण में असमानता को। नौकरी संबंधी रिक्तियों के क्षेत्रीय अथवा व्यावसायिक पैटर्न और कामगारों की उपलब्धता के पैटर्न में मेल न होने के कारण परिणाम है संरचनात्मक बेरोजगारी।
नौकरी संबंधी रिक्तियों के क्षेत्रीय अथवा व्यावसायिक पैटर्न और कामगारों की उपलब्धता के पैटर्न में मेल न होने का परिणाम है संरचनात्मक बेरोजगारी। उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की गई थी केंद्रीय बजट 1992-93 में। उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की गई थी केंद्रीय बजट 1992-93 में। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने का प्रस्ताव देने वाला समिति था एस राघवन समिति। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने का प्रस्ताव देने वाली समिति थी एस राघवन समिति। पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित गरीबी रेखा की सिफारिश हुई थी अलग समिति द्वारा। पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित गरीबी रेखा की सिफारिश हुई थी अलग समिति द्वारा। स्टॉक डिबेंचर और विदेशी व्यापार। घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई का मूल्य कहलाता है सांकेतिक विनिमय दर। घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई का मूल्य कहलाता है सांकेतिक विनिमय दर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में पार्टियों की संख्या होती है 2 या 2 से अधिक देश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में पार्टियों की संख्या होती है 2 या 2 से अधिक देश। दो पक्षों के बीच होने वाले व्यापार समझौते को कहा जाता है द्विपक्षीय व्यापार समझौता। दो पक्षों के बीच होने वाले व्यापार समझौते को कहा जाता है द्विपक्षीय व्यापार समझौता। एक व्यापार नीति जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है वह है एक मुक्त व्यापार। एक व्यापार नीति जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है वह है एक मुक्त व्यापार। वस्तुओं का निर्यात बढ़ाता है विदेशी मुद्रा को। वस्तुओं का निर्यात जो है वह बढ़ाता है विदेशी मुद्रा को। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को 1999 में प्रतिस्थापित किया गया था विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के द्वारा। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1999 को प्रतिस्थापित किया गया था विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा द्वारा। सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के किसी भी उत्पादन के बिना व्यक्तियों को किया गया भुगतान को परिभाषित किया जाता है हस्तांतरण भुगतान के रूप में। सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के किसी भी उत्पादन के बिना व्यक्तियों को किया गया भुगतान को परिभाषित किया जाता है हस्तांतरण भुगतान के रूप में। खातों का वह समूह जो शेष विश्व के साथ किसी देश के लेन देन का सारांश प्रस्तुत करता है वह कहलाता है भुगतान संतुलन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का गठन एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। कब? 12 अप्रैल 1988 को। सेबी का गठन किया गया था 12 अप्रैल 1988 को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था 1992 में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था कब? 1992 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने मुंबई के दलाल स्ट्रीट में अपनी प्रतिष्ठित इमारत फिरोज जीजीभॉय टावर्स के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया था वर्ष 2008 में। बीएसई ने मुंबई के दलाल स्ट्रीट में अपनी प्रतिष्ठित इमारत फिरोज जीजीभॉय टावर्स के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया था वर्ष 2018 में। पहली भारतीय कंपनी जिसने भारतीय शेयर बाजारों में 8 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण को छुआ है वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। पहली भारतीय कंपनी जिसने भारतीय शेयर बाजारों में 8 ट्रिलियन रुपए के बाजार को पूंजीकरण को छुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज।
जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो जाता है तो उसे व्यापार घाटा कहा जाता है। जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो जाता है तो उसे व्यापार घाटा कहा जाता है। एक सांख्यिकीय विवरण जो एक निश्चित अवधि के दौरान निवासियों और गैर निवासियों के बीच सभी लेन देन का सारांश देता है वह कहलाता है भुगतान संतुलन। एक सांख्यिकीय विवरण जो एक निश्चित अवधि के दौरान निवासियों और गैर निवासियों के बीच सभी लेन देन का सारांश देता है वह कहलाता है भुगतान संतुलन। यदि किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है तो उस देश का व्यापार संतुलन जो है वो अनुकूल है। यदि किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक है तो उस देश का व्यापार संतुलन अनुकूल है। जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे जाना जाता है व्यापार अधिशेष की स्थिति के रूप में। जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे व्यापार अधिशेष की स्थिति के रूप में जाना जाता है। जिस स्थिति में निर्यात और आयात के लिए मांग की लोच का योग इकाई से अधिक होने पर देश अपने भुगतान शेष में अवमूल्यन द्वारा सुधार कर सकता है वह है मार्शल लर्नर स्थिति। जिस स्थिति में निर्यात और आयात के लिए मांग की लोच का योग इकाई से अधिक होने पर देश अपने भुगतान शेष में अवमूल्यन द्वारा सुधार कर सकता है वह है मार्शल लर्नर स्थिति। निर्यात कीमतों और आयात कीमतों के बीच का अनुपात कहलाता है व्यापार विनिमय शर्तों को संवर्धित करता है। निर्यात कीमतों और आयात कीमतों के बीच का अनुपात जो है वह व्यापार विनिमय शर्तों को संदर्भित करता है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। किसी अर्थव्यवस्था का भुगतान संतुलन खाता संबंधित है बाह्य क्षेत्र से। किसी अर्थव्यवस्था का भुगतान संतुलन खाता संबंधित है बाह्य क्षेत्र से। सेंसेक्स का पूर्ण रूप है स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसेक्स का पूर्ण रूप है स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी शीर्ष पर कारोबार करने वाला सूचकांक है 50 कंपनियों का। निफ्टी जो है वो शीर्ष पर कारोबार करने वाला सूचकांक है 50 कंपनियों का। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा अधिनियमित किया गया था 1999 में। फेमा जो है वो अधिनियमित किया गया था कब 1999 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वह प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी निवेशकों की सुरक्षा करता है शेयर बाजार में। सेबी जो है वो निवेशकों को सुरक्षा करता है शेयर बाजार में। सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध का शुरू करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सरकार द्वारा निवेश को आकर्षित करने हेतु सेज की स्थापना, श्रम कानूनों में लचीलापन, व्यापार बाधाओं पर अंकुश आदि कदम उठाए गए हैं विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए। सरकार द्वारा निवेश को आकर्षित करने हेतु सेज की स्थापना, श्रम कानूनों में लचीलापन, व्यापार बाधाओं पर अंकुश आदि ये सब कदम जो है वो उठाए गए हैं विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए। किसी देश द्वारा निर्यात और आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार को कहा जाता है व्यापार का संगठन। किसी देश द्वारा निर्यात और आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार को कहा जाता है व्यापार का संगठन। भारत सरकार द्वारा भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2016 में बनाई गई प्रकोष्ठ का नाम है कोरिया प्लस।
भारत सरकार द्वारा भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2016 में बनाई गई प्रकोष्ठ का नाम है कोरिया प्लस। कोरिया प्लस। 1977 में IBM और कोका कोला 1977 में IBM और कोका कोला कंपनियों ने किस अधिनियम का अनुपालन नहीं कर पाने के कारण अपना परिचालन बंद कर दिया था? विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973। 1977 में IBM और कोका कोला कंपनियों ने किस अधिनियम का अनुपालन नहीं कर पाने के कारण अपना परिचालन जो है वो बंद कर दिया था? वो था विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973। PM गति शक्ति, सिंगल विंडो क्लियरेंस और GIS मैप्ड भूमि बैंक आकर्षित करने की पहल है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI को। PM गति शक्ति, सिंगल विंडो क्लियरेंस और GIS मैप्ड भूमि बैंक आकर्षित करने की पहल है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI को। खातों का एक समूह जो शेष विश्व के साथ किसी देश के लेन देन को सारांशित करता है वो कहलाता है भुगतान शेष। खातों का एक समूह जो शेष विश्व के साथ किसी देश के लेन देन को सारांशित करता है वो कहलाता है भुगतान शेष। वर्तमान विनिमय दरों और कीमतों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष क्रय शक्ति है वास्तविक विनिमय दर। वर्तमान विनिमय दरों और कीमतों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष क्रय शक्ति है वास्तविक विनिमय दर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अस्थायी विनिमय दर बाजार की किन शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? मांग एवं आपूर्ति की। अस्थायी विनिमय दर जो है वो बाजार की किन शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? मांग और आपूर्ति की। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है समुद्री एवं हवाई मार्गों के माध्यम से। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो है वह होता है समुद्री एवं हवाई मार्गों के माध्यम से। किसी विदेशी मुद्रा के सापेक्ष किसी देश की मुद्रा के मूल्य में गिरावट का समायोजन को कहा जाता है मुद्रा का अवमूल्यन। किसी विदेशी मुद्रा के सापेक्ष किसी देश की मुद्रा के मूल्य में गिरावट का समायोजन को कहा जाता है मुद्रा का अवमूल्यन। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कितनी कंपनियां का सूचकांक है? शीर्ष 30 कंपनियों का। सेंसेक्स जो है वो कितनी कंपनियों का सूचकांक है? 30 कंपनियों का। विश्व की सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है USD यानी संयुक्त राज्य का डॉलर। विश्व की सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है USD यानी संयुक्त राज्य डॉलर। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा निवेश किए गए धन को जाना जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के रूप में। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा निवेश किए गए धन को कहा जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के रूप में। वह व्यावसायिक प्रक्रिया जहां कोई कंपनी बाहरी स्रोतों से नियमित सेवाएं लेती है वह कहलाती है बाह्य स्रोती। वह व्यावसायिक प्रक्रिया जहां कोई कंपनी जो है वो बाहरी स्रोतों से नियमित सेवाएं लेती है वह कहलाती है बाह्य स्रोती यानी आउटसोर्सिंग। वित्तीय क्षेत्र में FCOB का पूर्ण रूप है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड यानी FCOB। भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली यानी LERMS की स्थापना हुई थी 1992 में। भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की गई थी 1992 में। व्यापार में बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया है व्यापार एकीकरण। व्यापार में बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया है व्यापार एकीकरण।
व्यापार के मामले में टैरिफ और कोटा का उपयोग किया जाता है घरेलू कंपनियों की रक्षा के लिए। व्यापार के मामले में टैरिफ और कोटा का उपयोग किया जाता है घरेलू कंपनियों की रक्षा के लिए। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $400 बिलियन के स्तर पर पहुंचा सितंबर 2017 में। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $400 बिलियन के स्तर पर पहुंचा सितंबर 2017 में। बाह्य ऋण के संदर्भ में ईसीबी का तात्पर्य है बाह्य वाणिज्यिक उधार। बाह्य ऋण के संदर्भ में ईसीबी का तात्पर्य है बाह्य वाणिज्यिक उधार। ऐसा अकाउंट जो निवेशकों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर और प्रतिभूतियों को रखने में मदद करता है वह कहलाता है डीमैट अकाउंट। ऐसा अकाउंट जो निवेशकों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर और प्रतिभूतियों को रखने में मदद करता है वह कहलाता है डीमैट अकाउंट। भारत और मालदीव के बीच महत्वपूर्ण वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान करने वाला एक व्यापार समझौता हस्ताक्षरित किया गया था 1981 में। भारत और मालदीव के बीच महत्वपूर्ण वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान करने वाला एक व्यापार समझौता हस्ताक्षरित किया गया था 1981 में। भारत की नई आर्थिक नीति के 3 मुख्य उद्देश्य थे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। भारत की नई आर्थिक नीति के 3 मुख्य उद्देश्य थे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। भारत की नई आर्थिक नीति शुरू की गई थी पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में। भारत की नई आर्थिक नीति जो है वह शुरू की गई थी पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में। भारत ने अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर प्रणाली अपनाई थी 1992 में। भारत ने अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर प्रणाली जो है वो अपनाई थी 1992 में। सरकार द्वारा लगाई गई सीमाओं या बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है उदारीकरण। सरकार द्वारा लगाई गई सीमाओं या बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहा जाता है उसको उदारीकरण। भारत में आर्थिक सुधार उपाय औपचारिक रूप से पेश किए गए थे 1991 में। भारत में आर्थिक सुधार उपाय औपचारिक रूप से पेश किए गए थे 1991 में। विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों के मुक्त आवागमन को कहते हैं वैश्वीकरण। विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों के मुक्त आवागमन को कहते हैं वैश्वीकरण। एक विशिष्ट अवधि के दौरान अन्य सभी देशों के साथ किसी देश के सभी आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित विवरण कहलाता है भुगतान संतुलन। एक विशिष्ट अवधि के दौरान अन्य सभी देशों के साथ किसी देश के सभी आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित विवरण कहलाता है भुगतान संतुलन। शराब, सिगरेट, विस्फोटक, रसायन और एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण 5 उद्योग हैं जिनको आवश्यकता होती है अनिवार्य औद्योगिक लाइसेंस की। शराब, सिगरेट, विस्फोटक, रसायन और एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण ये सब 5 उद्योग हैं जिनको आवश्यकता होती है अनिवार्य औद्योगिक लाइसेंस की। एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल पेश किया गया था जुलाई 1991 में। एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल पेश किया गया था जुलाई 1991 में। भुगतान संतुलन के संकट को हल करने के लिए विदेशी मुद्रा के मुकाबले भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था 1991 में। भुगतान संतुलन के संकट को हल करने के लिए विदेशी मुद्रा के मुकाबले भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था 1991 में।
भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था कब कब? 1949 में, 1966 में, 1991 में। भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था 1949, 1966 और 1991 में। एफपीआई, एफपीआई का पूर्ण रूप है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। एफपीआई का पूर्ण रूप है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। बॉन्ड भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा भारतीय कंपनियों को धन जुटाने और उधार देने के लिए जारी किए जाते हैं। मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा भारतीय कंपनियों को धन जुटाने और उधार देने के लिए जारी किए जाते हैं। तरल मांग और समय देनदारियों के लिए तरल संपत्ति का अनुपात जाना जाता है वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR के रूप में। तरल मांग और समय देनदारियों के लिए तरल संपत्ति का अनुपात जाना जाता है वैधानिक तरलता अनुपात SLR के रूप में। जब किसी म्यूचुअल फंड निवेश ने बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक रिटर्न अर्जित किया है तो दोनों रिटर्न के बीच के अंतर को कहा जाता है अल्फा। जब किसी म्यूचुअल फंड निवेश ने बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक रिटर्न अर्जित किया है तो दोनों रिटर्न के बीच के अंतर को कहा जाता है अल्फा। भारतीयों के लिए ऐसा खाता जिससे वे स्टॉक में व्यापार कर सके वह कहलाता है डीमैट अकाउंट। भारतीयों के लिए ऐसा खाता जिससे वे स्टॉक में व्यापार कर सके वे कहलाता है डीमैट अकाउंट। भारतीय सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। भारतीय सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। भारतीय सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष सेबी अधिनियम के माध्यम से वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई? 1992 में। भारतीय सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष सेबी अधिनियम के माध्यम से वैधानिक शक्तियां जो है वो प्रदान की गई? 1992 में। भारत श्रीलंका वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1998 में। भारत श्रीलंका वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1998 में। सेंसेक्स ने पहली बार 5000 अंक का आंकड़ा पार किया था 1999 में। सेंसेक्स ने पहली बार 5000 अंक का आंकड़ा पार किया था 1999 में। बहुराष्ट्रीय निगमों यानी MNCs, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण को कहा जाता है वैश्वीकरण। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण को कहा जाता है वैश्वीकरण। एक्ट ईस्ट एक विदेशी नीति है। एक्ट ईस्ट जो है वह एक विदेशी नीति है। आयात और निर्यात का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। आयात और निर्यात का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित होता है नई दिल्ली में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित होता है कहाँ? नई दिल्ली में। एफडीआई का पूर्ण रूप है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का पूर्ण रूप है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्रिप्टो करेंसी लोकप्रिय अनुप्रयोग है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। क्रिप्टो करेंसी लोकप्रिय अनुप्रयोग है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। आधुनिक रूप से स्वर्ण मानक अपनाने वाला पहला देश है यूनाइटेड किंगडम। आधुनिक रूप से स्वर्ण मानक अपनाने वाला पहला देश है यूनाइटेड किंगडम। आयात प्रतिस्थापन नीति का मुख्य लाभ यह है कि यह मदद करता है राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में। आयात प्रतिस्थापन नीति का मुख्य लाभ यह है कि यह मदद करता है राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में।
एस एंड पी BSE रोनसेक्स की बास्केट में शेयरों की संख्या शामिल है 30। S&P BSE रोनसेक्स की बास्केट में शेयरों की संख्या शामिल है 30। आयात प्रतिस्थापन नीति अनुरूप है टैरिफ और कोटा के। आयात प्रतिस्थापन नीति जो है वो टैरिफ और कोटा के अनुरूप है। समुद्री मार्ग से होने वाला वैश्विक व्यापार है 90%। समुद्री मार्ग से होने वाला वैश्विक व्यापार जो है वह है 90%। टैरिफ और कोटा आयात को प्रतिबंधित करते हैं और घरेलू उत्पादकों को सहायता करते हैं विदेशी प्रतिस्पर्धा में। टैरिफ और कोटा आयात को प्रतिबंधित करते हैं और घरेलू उत्पादकों को सहायता करते हैं विदेशी प्रतिस्पर्धा से। विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात से क्या लाने में मदद मिलती है? विदेशी मुद्रा। विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा लाने में मदद मिलती है। अब है राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण किया जाता है उधार से। राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण किया जाता है उधार से। सकल राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर बराबर है सकल प्राथमिक घाटा के। सकल राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर बराबर है सकल प्राथमिक घाटा के। मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करना है मूल्य स्थिरता को। मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करना है मूल्य स्थिरता को। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम प्रभाव में आया 2004 में। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम प्रभाव में आया 2004 में। बैंक दर, नकद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार संचालन मौद्रिक नीति उपकरण है किसके? RBI के। बैंक दर, नकद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार संचालन मौद्रिक नीति हैं उपकरण है RBI के। तरल संपत्तियों का निवल मांग और समय देनदारियों के अनुपात को कहा जाता है वैधानिक तरलता अनुपात। तरल संपत्तियों का निवल मांग और समय देनदारियों NDTL के अनुपात को कहा जाता है वैधानिक तरलता अनुपात SLR। बैंकों को अल्पावधि में नकद रूप में कुछ रिजर्व अपने पास रखने की भी आवश्यकता होती है जिसे कहा जाता है वैधानिक तरलता अनुपात SLR। बैंकों को अल्पावधि में नकद रूप में कुछ रिजर्व अपने पास रखने की भी आवश्यकता होती है जिसे कहा जाता है वैधानिक तरलता अनुपात SLR। नकदी का एक निश्चित प्रतिशत जो सभी बैंकों को RBI के पास जमा के रूप में रखना होता है वह है नकद आरक्षित अनुपात CRR। नकदी का एक निश्चित प्रतिशत जो सभी बैंकों को RBI के पास जमा के रूप में रखना होता है वह है नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं वह रेपो दर कहलाता है। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं रेपो दर कहलाता है। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को पैसा उधार लेता है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है वह है रिवर्स रेपो दर। सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधारी का एक संकेत है राजकोषीय घाटा। सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधारी का एक संकेत है राजकोषीय घाटा। नकद आरक्षित अनुपात का निर्धारण किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। नकद आरक्षित अनुपात का निर्धारण किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा।
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम एफआरबीएम अधिनियमित किया गया था कब? 2003 में। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम यानी एफआरबीएम अधिनियमित किया गया था 2003 में। वह ब्याज दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहा जाता है रेपो दर। मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा रेपो दर का उपयोग किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? रेपो दर का उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित के लिए किया जाता है। रेपो दर का उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। भारत में राजकोषीय नीति तैयार की जाती है वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में राजकोषीय नीति जो है वह तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। सरकार द्वारा कुल उभारी का अनुमान परिलक्षित होता है राजकोषीय घाटे में। सरकार द्वारा कुल उधारी का अनुमान परिलक्षित होता है राजकोषीय घाटा में। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान इक्वल टू क्या होता है? प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान इक्वल टू होता है प्राथमिक घाटा। राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता से होता है राजस्व घाटा। राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता से होता है राजस्व घाटा। एसएलआर का पूर्ण रूप है वैधानिक तरलता अनुपात। एसएलआर का पूर्ण रूप है वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जमा का न्यूनतम प्रतिशत जो एक वाणिज्यिक बैंक को नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है उसको वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। उसको वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। जोखिम मुक्त संचालन के लिए बैंक के पास कुल जमा का प्रतिशत नकदी में होना चाहिए। नकद आरक्षित अनुपात CRR। जोखिम मुक्त संचालन के लिए बैंक के पास कुल जमा का प्रतिशत जो नकदी में होना चाहिए उसे कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR। एसएलआर के तहत वाणिज्यिक बैंकों को तरल संपत्ति के रूप में किसका एक अंश रखना आवश्यक है? कुल मांग और सावधि जमा। एसएलआर के तहत वाणिज्यिक बैंकों को तरल संपत्ति के रूप में किसका एक अंश रखना आवश्यक है? कुल मांग और सावधि जमा। CRR जितना कम होगा सिस्टम में तरलता होगी उतनी ही अधिक। CRR जितना कम होगा उतना ही अधिक सिस्टम में तरलता होगी। भारत में मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्ष हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। नकद आरक्षित अनुपात वह जमा राशि है जिसे वाणिज्यिक बैंक रखते हैं RBI के पास। नकद आरक्षित अनुपात वह जमा राशि है जिसे वाणिज्यिक बैंक जो है वो RBI के पास रखते हैं। वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक जो है वो वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है वह रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। सरकार द्वारा अपने व्यय को पूरा करने के लिए जारी किए गए अल्पकालिक वित्तीय साधन है ट्रेजरी बिल। सरकार द्वारा अपने व्यय को पूरा करने के लिए जारी किए गए अल्पकालिक वित्तीय साधन है ट्रेजरी बिल। भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिलों की अवधि है 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन। भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिलों की अवधि है 91 दिन या 182 दिन या 364 दिन। बैंक दर के अनुरूप सीमांत अस्थायी सुविधा दर है। बैंक दर के अनुरूप ही सीमांत अस्थायी सुविधा दर है।
यह केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य लिखित साधन है। सरकारी प्रतिभूतियाँ, सरकारी प्रतिभूतियाँ जो है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी एक व्यापार योग्य लिखित या साधन है। जोखिम मुक्त गिल्ट एज लिखित या साधन सरकारी प्रभूतियाँ, जोखिम मुक्त गिल्ट एज लिखित या साधन है सरकारी प्रतिभूतियाँ। भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के अध्यक्ष हैं वित्त मंत्री। भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के अध्यक्ष हैं वित्त मंत्री। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM पारित किया गया था वर्ष 2003 में। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM पारित किया गया था वर्ष 2003 में। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जब सरकार केवल पहले के ऋणों पर ब्याज प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए उधार का सहारा लेती है तो शून्य प्राथमिक घाटा होता है। जब सरकार केवल पहले के ऋणों पर ब्याज प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उधार का सहारा लेती है तो शून्य प्राथमिक घाटा होता है। राजकोषीय नीति तैयार की जाती है वित्त मंत्रालय द्वारा। राजकोषीय नीति जो है वो तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। मौद्रिक नीति तैयार की जाती है RBI द्वारा। मौद्रिक नीति जो है वो तैयार किया जाता है RBI द्वारा। मौद्रिक नीति तैयार किया जाता है RBI द्वारा। कराधान और सरकारी व्यय का निपटारा किया जाता है राजकोषीय नीति से। कराधान और सरकारी व्यय का निपटारा किया जाता है राजकोषीय नीति में। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति ब्याज दरों का निपटारा किया जाता है मौद्रिक नीति में। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति ब्याज दरों का निपटारा किया जाता है मौद्रिक नीति में। तरलता समायोजन सुविधा यानी IAF, तरलता LAF, तरलता समायोजन सुविधा यानी LAF, रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात, ये सब उपकरण है मौद्रिक नीति के। LAF, रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात, ये सब उपकरण हैं रेपो मौद्रिक नीति के। मौद्रिक नीति लागू करने का प्राथमिक साधन है रेपो रेट। मौद्रिक नीति लागू करने का प्राथमिक साधन है रेपो रेट। मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की गई थी 2016 में। मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की गई थी कब? 2016 में। बजट 3 प्रकार के होते हैं, संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। बजट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से आधारित है जॉन मेनार्ड किन्स के विचारों पर। राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से आधारित है जॉन मेनार्ड किन्स के विचारों पर। आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरें कम करने की नीति को कहा जाता है डोविस मौद्रिक नीति। आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरें कम करने की नीति को कहा जाता है डोविस मौद्रिक नीति। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला ऋण नियंत्रण का एक गुणात्मक साधन है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला ऋण नियंत्रण का एक गुणात्मक साधन है क्या? नैतिक प्रत्यायन। नैतिक प्रत्यायन। अतिरिक्त मांग एक ऐसी स्थिति है जहां मांग की मात्रा अधिक होती है आपूर्ति की मात्रा से। अतिरिक्त मांग एक ऐसी स्थिति है जहां मांग की मात्रा आपूर्ति की मात्रा से अधिक होती है। मुद्रा गुणक विपरीत है नकद आरक्षित अनुपात CRR का। CRR का विपरीत है मुद्रा गुणक। जमा का प्रतिशत
एक बैंक को आरबीआई के पास नकदी भंडार के रूप में रखना चाहिए, उसे नकदी आरक्षित अनुपात कहते हैं। नकदी आरक्षित अनुपात एक बैंक को आरबीआई के पास नकदी भंडार के रूप में रखना होता है। सरकार विनिमय दरों को एक विशेष स्तर पर तय करती है। सरकार विनिमय दरों को एक विशेष स्तर पर तय करता है, उसे निश्चित विनिमय दर प्रणाली कहा जाता है। सरकार विनिमय दरों को एक विशेष स्तर पर तय करती है, निश्चित विनिमय दर प्रणाली में। एक मुद्रा की कीमत दूसरी मुद्रा के संदर्भ में जानी जाती है विदेशी विनिमय दर के रूप में। एक मुद्रा की कीमत दूसरी मुद्रा के संदर्भ में जानी जाती है विदेशी विनिमय दर के रूप में। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम यानी फेरा अधिनियमित किया गया था 1973 में। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा अधिनियमित किया गया था 1973 में। वह मूल्य जिस पर एक मुद्रा की तुलना दूसरी मुद्रा से की जाती है उसे कहा जाता है विदेशी मुद्रा विनिमय दर। वह मूल्य जिस पर एक मुद्रा की तुलना दूसरी मुद्रा से की जाती है उसे कहा जाता है विदेशी मुद्रा विनिमय दर। वक्र जो कर की औसत दर और कुल राजस्व कर के बीच संबंध को दर्शाता है उसको लाफर वक्र कहते हैं। वक्र जो कर की औसत दर और कुल राजस्व कर के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है वह लाफर वक्र कहलाता है। नकद आरक्षित अनुपात, बैंक दर और खुले बाजार संचालन किस प्रकार के मौद्रिक नीति का उपकरण है? परिमाणात्मक उपकरण। नकद आरक्षित अनुपात, बैंक दर और खुले बाजार संचालन किस प्रकार के मौद्रिक नीति का उपकरण है? परिमाणात्मक उपकरण। नैतिक अभिप्रेरण किस प्रकार का एक मौद्रिक नीति उपकरण है? गुणात्मक उपकरण। नैतिक अभिप्रेरण किस प्रकार का एक मौद्रिक नीति उपकरण है? गुणात्मक उपकरण। मौद्रिक नीति समिति की बैठकें आयोजित की जाती है वर्ष में न्यूनतम 4 बार। मौद्रिक नीति समिति की बैठकें आयोजित की जाती है वर्ष में न्यूनतम 4 बार। सरकार द्वारा करों को कम करना और खर्च को बढ़ाना किस प्रकार की राजकोषीय नीति है? विस्तारवादी राजकोषीय नीति। सरकार द्वारा करों को कम करना और खर्च को बढ़ाना किस प्रकार की राजकोषीय नीति है? यह विस्तारवादी राजकोषीय नीति है। रेपो दर किस मौद्रिक नीति का एक साधन है? भारतीय रिजर्व बैंक की। रेपो दर जो है वो किस मौद्रिक नीति का एक साधन है? भारतीय रिजर्व बैंक की। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ जुलाई 2004 में। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ था जुलाई 2004 में। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में सदस्यों की संख्या होती है 6। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति होती है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 6। 1961 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने एक मौद्रिक नीति पहल शुरू की जिसका नाम है ऑपरेशन ट्विस्ट। 1961 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने एक मौद्रिक नीति पहल शुरू की जिसका नाम है ऑपरेशन ट्विस्ट। सरकार द्वारा खर्चों को कम करना और करों को बढ़ाना किस प्रकार की राजकोषीय नीति है? संकुचनकारी राजकोषीय नीति। सरकार द्वारा खर्चों को कम करना और करों को बढ़ाना किस प्रकार की राजकोषीय नीति है? संकुचनकारी राजकोषीय नीति। मुद्रा को शामिल किए बिना दो पक्षों के बीच आपसी ज़रूरतों के आधार पर वस्तुओं के सीधे दान प्रदान की अनुमति देने वाली आर्थिक घटना को कहा जाता है आवश्यकताओं का द्वंद्व। मुद्रा को शामिल किए बिना दो पक्षों के बीच आपसी ज़रूरतों के आधार पर वस्तुओं के सीधे दान प्रदान की अनुमति देने वाली आर्थिक घटना को कहा जाता है आवश्यकताओं का द्वंद्व। पीएलएफएस के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में किसी भी दिन 1 घंटे भी कार्य नहीं करता है तो उसे माना जाता है बेरोजगार।
PLFS के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में किसी भी दिन 1 घंटे भी कार्य नहीं करता है तो उसे माना जाता है बेरोजगार। आर्थिक परिमाण को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों का उपयोग संदर्भित करता है मौद्रिक नीति को। आर्थिक परिमाण को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों का उपयोग संदर्भित करता है मौद्रिक नीति को। बाजार स्थिरीकरण योजना शुरू की गई थी 2004 में। बाजार स्थिरीकरण योजना शुरू की गई थी 2004 में। GFCF का पूर्ण रूप है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। GFCF का पूर्ण रूप है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई। जब राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान घटता है, जब राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान घटता है तो उसे कहा जाता है प्राथमिक घाटा। उधार को छोड़कर सरकार की कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता को कहा जाता है राजकोषीय घाटा। उधार को छोड़कर सरकार की कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता को कहा जाता है राजकोषीय घाटा। सरकारी व्यय में वृद्धि से प्रेरित निजी निवेश खर्च में वृद्धि को कहा जाता है क्राउडिंग इन। सरकारी व्यय में वृद्धि से प्रेरित निजी निवेश खर्च में वृद्धि को कहा जाता है क्राउडिंग इन। ऐसा स्थिति जहां सार्वजनिक क्षेत्र का खर्च बढ़ने से निजी क्षेत्र का खर्च कम हो जाता है या समाप्त भी हो जाता है, वो कहलाती है निजी निवेश बहिर्गमन यानी क्राउडिंग आउट। ऐसा स्थिति जहां सार्वजनिक क्षेत्र का खर्च बढ़ने से निजी क्षेत्र का खर्च कम हो जाता है या समाप्त भी हो जाता है, वह कहलाता है निजी निवेश यानी बहिर्गमन यानी क्राउडिंग आउट। वह वर्ष जो सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि का प्रतिनिधित्व करता है वह कहलाता है वित्तीय वर्ष। वह वर्ष जो सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि का प्रतिनिधित्व करता है वह कहलाता है वित्तीय वर्ष। सरकार की उधार लेने की ज़रूरतें दर्शाती है राजकोषीय घाटा। सरकार की उधार लेने की ज़रूरतें जो है वह राजकोषीय घाटा को दर्शाती है। मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में घृणित रुख का मतलब है ब्याज दरों में वृद्धि। मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में घृणित रुख का मतलब है ब्याज दरों में वृद्धि। सरकार द्वारा कुल उधारी का सबसे अच्छा अनुमान है राजकोषीय घाटा। सरकार द्वारा कुल उधारी का सबसे अच्छा अनुमान है राजकोषीय घाटा। यदि प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान दोनों दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटा हो जाएगा 100% बढ़ जाएगा। यदि प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान दोनों दुगना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटा 100% बढ़ जाएगा।